नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विद आर्यन पर। देखिए दोस्तों, एनसीईआरटी हिस्ट्री के एमसीक्यूज चल रहे थे क्लास 8 के चैप्टर 9, जिसके हमने टोटली क्वेश्चन 40 थे, जिसके आधे क्वेश्चन कल आपको कंप्लीट करवा दिए थे। क्वेश्चनों की संख्या ज़्यादा होने के कारण आज उसका सेकंड पार्ट लेकर के आए हैं। आपके टॉपिक का पार्ट हमने आपको पहले ही बता दिया था। राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन 1870 के दशक से लेकर के 1947 तक। तो दोस्तों फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए, फिर अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, अपना कल से आगे का अपना प्रश्न देखिए। रॉलेट एक्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह कानून अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मूलभूत अधिकारों पर अंकुश लगाने के लिए एवं पुलिस को और ज़्यादा अधिकार देने के लिए लागू किया गया था। गांधी जी, मोहम्मद अली जिन्ना एवं अन्य नेताओं ने इस कानून को शैतान की करतूत, निरंकुशवादी बताया। अगला, गांधी जी के आह्वान पर 6 अप्रैल 1919 को अहिंसक विरोध दिवस के रूप में, अपमान व याचना दिवस के रूप में मनाया गया। फोर्थ ऑप्शन, जलियांवाला बाग में इसके विरोध में एकत्र हुए लोगों पर बैसाखी 15 अप्रैल के दिन डलहौजी द्वारा गोलियां चलवा दी गई। अब देखते हैं पहला ऑप्शन। रॉलेट एक्ट जब पारित हुआ था भारत में, उसके संबंध में पूछ रहा है कि उस पर क्या क्या हुआ था। देखिए, ये कानून अभिव्यक्ति यानी कि हमारी बोलने की स्वतंत्रता यानी प्रेस की आज़ादी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मूलभूत अधिकारों पर अंकुश लगाने के लिए एवं पुलिस को और ज़्यादा अधिकार देने के लिए लागू किया गया था। ठीक है, कहने का मतलब ये था पुलिस किसी को भी पकड़ करके बंद कर सकती थी। कोई पुलिस से ये नहीं पूछ सकता था आपने किसी जुर्म में पकड़ा है। किसी को भी फांसी की सज़ा दी जा सकती थी। किसी को प्रश्न करने का अधिकार नहीं था। अगर आप बेगुनाह हैं तो भी आपको पकड़ के पुलिस बंद कर सकती थी और कोई भी इस विषय में कोई प्रश्न नहीं पूछ सकता था। इस कानून को बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील वाला काला कानून कहा गया। इसमें डायरेक्ट फांसी भी दी जा सकती थी रॉलेट एक्ट के तहत। ओके दोस्तों, आगे देखिए। गांधी जी, मोहम्मद अली जिन्ना और अन्य नेताओं ने इस कानून को शैतान की करतूत और निरंकुशवादी बताया। शैतान की करतूत तो ऑटोमेटिकली हो गई दोस्तों, और जब पुलिस किसी को भी डायरेक्ट सजा दे सकती है तो उसके ऊपर किसी का अंकुश तो रहा ही नहीं, तो निरंकुशवादी हो गया, स्वतंत्र हो गया वो। तो पॉइंट आपका सेकंड भी सही है। गांधी जी के आह्वान पर 6 अप्रैल 1919 को अहिंसक विरोध दिवस के रूप में, अपमान व याचना दिवस के रूप में मनाया गया। कौन कौन से दिवस के रूप में? अहिंसक विरोध दिवस के रूप में, अपमान व याचना दिवस। कौन सा? अपमान व याचना दिवस के रूप में मनाया गया। किस रूप में? अपमान व याचना दिवस के रूप में मनाया गया। ये पॉइंट भी आपका सत्य है। पॉइंट नंबर चौथा देखते हैं। जलियांवाला बाग में इसके विरोध में एकत्र हुए लोगों पर बैसाखी 15 अप्रैल के दिन डलहौजी द्वारा गोली चलवा दी गई। ठीक है दोस्तों, जलियांवाला बाग में इसके विरुद्ध लोग एकत्रित हुए थे, यह बात सत्य है। और देखिए, वो जो मौका था वो बैसाखी का मौका था, परंतु जो तारीख थी ना, वो तारीख यहाँ पर गलत अंकित की गई है। तारीख वो थी 13 अप्रैल। ओके दोस्तों, और गोलियां चलवाने वाला आपका जो था वो जनरल डायर था। कौन था? जनरल डायर। कौन था? डायर। लिख देते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार यहाँ पर आपका चौथा ऑप्शन गलत है। थोड़ी और जानकारी दे देते हैं इसके संबंध में, आपको सुन लीजिए। 13 अप्रैल को बैसाखी के दिन अमृतसर में, कौन सी जगह थी? अमृतसर में जनरल डायर द्वारा जलियांवाला बाग में किया गया हत्याकांड इसी दमन का हिस्सा था जो रॉलेट सत्याग्रह को दबाने के लिए किया गया था। ओके दोस्तों, अब देखिए उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन असत्य हैं। तो मात्र चौथा कथन असत्य है आपका, बाकी सारे कथन आपके सत्य हैं। आगे देखते हैं। देखिए, खिलाफत आंदोलन की निम्न में से मुख्य वजह थी। मुख्य वजह पूछ रहा है, जो खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हुआ था उसकी मुख्य वजह क्या थी? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मूलभूत अधिकारों पर अंकुश लगाना, तुर्की के सुल्तान खलीफा पर 1920 में अंग्रेजों द्वारा बहुत सख्त संधि थोप देना, जलियांवाला बाग हत्याकांड। निम्न में से कोई नहीं। तो दोस्तों खिलाफत आंदोलन की मुख्य वजह तुर्की के सुल्तान यानी खलीफा पर 1920 में अंग्रेजों द्वारा बहुत सख्त संधि थोप दी गई थी। इसकी वजह से खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हुआ था। ओके दोस्तों, इसके विषय में कुछ जानकारी आप लोगों को और दे देते हैं खिलाफत आंदोलन के विषय में। देखिए दोस्तों, खलीफा पर बहुत सख्त संधि थोप दी गई, जबकि भारतीय मुसलमानों
या भारतीय मुसलमान ये चाहते थे कि पुराने ऑटोमन साम्राज्य में स्थित पवित्र मुस्लिम स्थानों पर जितने भी मुस्लिम स्थान थे उन पर खलीफा का नियंत्रण बना रहना चाहिए। देखिए, मुस्लिम धर्म में खलीफा को एक महत्वपूर्ण धर्मगुरु की भूमिका प्राप्त थी उस समय पर। तो खलीफा की बात को सारे मुस्लिम लोग मानते थे, इसलिए खलीफा का काफ़ी वर्चस्व था उस समय में। तो उन लोगों ने खलीफा के ऊपर ही काफ़ी संधि थोप दी थी सख्त। तो सारे मुस्लिमों ने उसका विरोध किया था और खिलाफत आंदोलन उठने की वजह भी यही थी आपकी। प्रश्न नंबर 24वां देखिए, असहयोग आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? गलत कथन पूछ रहा है। देखिए, खिलाफत आंदोलन के नेता मोहम्मद अली जिन्ना, शौकत अली एक सर्वव्यापी असहयोग आंदोलन की शुरुआत करना चाहते थे। गांधी जी ने उनके आह्वान का समर्थन किया था। दोस्तों, यह बात बिल्कुल सत्य है कि आपके मोहम्मद अली जिन्ना, शौकत अली एक सर्वव्यापी असहयोग आंदोलन जो अंग्रेजों के खिलाफ पूरा असहयोग दर्शाए ऐसा आंदोलन चाहते थे और गांधी जी ने उसका आह्वान और उसका समर्थन किया था। 1921 से लेकर के 1922 में इसे गति मिल गई थी और हजारों विद्यार्थियों ने सरकारी कॉलेज छोड़ दिए थे। ओके दोस्तों, ये सरकारी कॉलेज छोड़ना उनका विरोध प्रदर्शित करने का तरीका था। जैसे आज के टाइम पर पढ़े लिखे लोग सरकार से कोई नाराज़गी होती है तो अपने अवार्ड वापसी करते हैं, उसी तरीके से। और जलियांवाला हत्याकांड के विरुद्ध अवार्ड वापसी भी की गई थी उस समय पर। जैसे कि नाइटहुड की उपाधि प्राप्त थी हमारे जो थे रविंद्रनाथ टैगोर जी को, तो नाइटहुड की उपाधि उन्होंने वापस भी कर दी थी। ओके दोस्तों, तो शुरुआत से ही अपने विरोध करने का ये तरीका प्रचलन में रहा है। आगे देखिए, मोतीलाल नेहरू जी जो थे, जो जवाहरलाल नेहरू जी के पिता थे, CR दास, C राजगोपालाचारी और आसिफ अली जैसे बहुत सारे वकीलों ने वकालत को विरोध का महत्वपूर्ण माध्यम बना लिया। दोस्तों, ये बात गलत है। अंग्रेजी शिक्षा में पढ़े हुए इन लोगों ने वकालत को ही छोड़ दिया था। विरोध करने का इनका एक अनूठा तरीका था। जिस माध्यम से वकील बने थे उस माध्यम को इन लोगों ने त्याग कर दिया था, ना कि उसको महत्वपूर्ण माध्यम नहीं बनाया था, वकालत का त्याग कर दिया था। जगह जगह विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई थी। 1920 से लेकर 1922 में विदेशी कपड़ों के आयात में भारी कमी आ गई थी, क्योंकि देश में स्वदेशी कपड़े पहने जाने लगे और विदेशी कपड़ों का परित्याग किया जाने लगा, उनकी होली जलाई जाने लगी। तो यहाँ पर आपका मात्र तीसरा ऑप्शन गलत है, बाकी सारे सही हैं। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 25वां, असहयोग आंदोलन के दौरान लोगों की पहलकदमी यानी कि लोगों द्वारा पहल करना, लोगों की पहलकदमी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सभी जगह लोगों ने इस आंदोलन को स्वराज की मांग के राष्ट्रीय मुद्दे के साथ आगे बढ़ाया। दोस्तों, ये कहना कतई गलत है कि लोगों ने इस आंदोलन को स्वराज की मांग नहीं, स्थानीय, जहां अपनी अपनी मांगें थी, अपनी अपनी स्थानीय मांगें थी, उसके अनुरूप इन लोगों ने असहयोग आंदोलन को आगे बढ़ाया था। अपनी अपनी स्थानीय मांगों के साथ गांधी जी का नाम लेकर के असहयोग आंदोलन को आगे बढ़ा गया था, स्वराज की मांग के लिए नहीं बढ़ाया गया था। ओके दोस्तों, देखिए उसके कुछ उदाहरण ऐसे हैं। खेड़ा जो कि गुजरात में पड़ता है, वहाँ पाटीदार होते हैं, जो गुर्जर समाज के लोग होते हैं। पाटीदार किसानों ने अंग्रेजों द्वारा थोप दिए गए भारी लगान के विरुद्ध अहिंसक अभियान चलाया था। तो स्थानीय ही हो गया दोस्तों। ये किसके विरुद्ध चला रहे थे? भारी लगान के विरुद्ध। ओके दोस्तों, उसी प्रकार आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में आदिवासी और गरीब किसानों ने इस आंदोलन के तहत बहुत सारे वन सत्याग्रह किए थे। अब देखिए, पंजाब में भी सिखों के अकाली आंदोलन ने अंग्रेजों की सहायता से गुरुद्वारों में जमे बैठे भ्रष्ट महंतों को हटाने के लिए आंदोलन चलाए थे। क्या था कि अंग्रेजों की सहायता से कुछ भ्रष्ट महंत गुरुद्वारों में जमे बैठे थे, तो जो समाज के अच्छे लोग थे उन लोगों ने अकाली आंदोलन के जरिए उन लोगों को हटाया था। ओके दोस्तों, और आंदोलन चलाया था। अब देखिए, उपरोक्त कथनों में से असत्य है, तो असत्य तो आपका पहला ही असत्य है, क्योंकि सभी जगह लोगों ने इस आंदोलन को स्वराज की मांग न होकर के स्थानीय मुद्दों के साथ इसको आगे बढ़ाया था। तो पहला कथन आपका असत्य है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए, प्रश्न नंबर 26वां, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब वापस लिया? फर्स्ट ऑप्शन फरवरी 1921, सेकंड ऑप्शन फरवरी 1922, थर्ड ऑप्शन फरवरी 1923, फोर्थ ऑप्शन फरवरी 1925। तो दोस्तों, आप लोगों को बता देते हैं कि फरवरी
1922 में महात्मा गांधी ने अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। और क्यों वापस लिया था ये आपको नेक्स्ट पेज पर बताएंगे। दूसरा प्रश्न देखते हैं जब तक। सविनय अवज्ञा यानी कि अवहेलना करना, सविनय के साथ किसी के आदेश की अवहेलना करना, वो कह रहा है सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 1930, 1920, 1935, 1940। तो दोस्तों आप लोगों को बता देते हैं 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ था। प्रश्न नंबर 28वां, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना किस दशक में हुई थी? 15 के दशक में, 20 के दशक में, 30 के दशक में, निम्न में से कोई नहीं। तो दोस्तों भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसे आज के टाइम पे आरएसएस के नाम से जाना जाता है, इसकी स्थापना आपकी 20 के दशक में हुई थी। कब हुई थी? 20 के दशक में। एक चीज़ और बता देते हैं आपको, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1925, समय कौन सा था? 1925 में हेडगेवर द्वारा नागपुर में की गई थी। कहाँ की गई थी? नागपुर में। किसके द्वारा? हेडगेवर द्वारा। आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों, देखिए फरवरी 1922 में जब किसानों की एक भीड़ ने चौरी चौरा पुलिस थाने पर हमला कर उसे जला दिया, तो गांधी जी ने अचानक असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। वजह क्या थी असहयोग आंदोलन वापस लेने की? चौरी चौरा हत्याकांड था, क्योंकि गांधी जी अहिंसावादी थे। उस दिन 22 पुलिस वाले मारे गए। किसान इसलिए बेकाबू हो गए थे क्योंकि पुलिस ने उनके शांतिपूर्ण जुलूस पर गोलियां चला दी थी। देखिए बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से आया था एग्जाम में। ये पूछा गया था कि भगवान अहीर कौन थे? भगवान अहीर कौन थे? अहीरों के भगवान या कौन थे? तो दोस्तों भगवान अहीर के संबंध में आप ध्यान रखिए, चौरी चौरा से जुड़े हुए एक व्यक्ति का नाम था, जिनकी चौरी चौरा हत्याकांड में हत्या हो गई थी। इनके कारण ही मेन रूप से आंदोलन भड़का था। तो भगवान अहीर चौरी चौरा कांड से जुड़े हुए व्यक्ति का नाम था, ना कि अहीरों के भगवान नहीं थे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिख लेना, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है पहले आपके आईएएस प्री के एग्जाम में। महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, और ज़्यादातर स्टूडेंट इसे गलत करके आए थे। देखिए अब असहयोग आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु। असहयोग आंदोलन खत्म होने के बाद गांधी जी के अनुयायी ग्रामीण इलाकों में रचनात्मक कार्य शुरू करने पर जोर देने लगे। देखिए गांधी जी की बात को सभी लोग मानते थे और उन्हें भगवान का दर्जा दिया गया था। उनके लिए जैसे कि आजकल वैष्णव गीत गाए जाते हैं, ऐसे ही गीत गांधी जी को लेकर के गाए जाते थे। लोग अपने द्वारा किए गए कामों का श्रेय भी गांधी जी को देते थे। तो गांधी जी ने जब असहयोग आंदोलन वापस लिया तो लोग भी शांत हो गए और ग्रामीण इलाकों में लोग रचनात्मक कार्य शुरू करने पर जोर देने लगे, जिनमें देखिए आपके चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जैसे अन्य नेताओं की दलील थी कि पार्टी को परिषद चुनावों में हिस्सा लेना चाहिए, परिषदों के माध्यम से सरकारी नीतियों को प्रभावित करना चाहिए। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न नंबर 29वां, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब और किसकी अध्यक्षता में पारित किया गया? तो दोस्तों आप लोगों को बता देते हैं। पहला ऑप्शन 1929 डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, दूसरा ऑप्शन 1929 जवाहरलाल नेहरू, थर्ड ऑप्शन 1930 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, फोर्थ ऑप्शन निम्न में से कोई नहीं। तो दोस्तों 1929 कौन सा था? 1929 जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाया गया था। बता दें, देखिए जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर अधिवेशन जो हुआ था उसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया था। इस प्रस्ताव के आधार पर 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। कब मनाया गया दोस्तों? इस प्रस्ताव के आधार पर ही 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। कौन से अधिवेशन में पारित किया था इन्होंने? लाहौर अधिवेशन में। लिख लेना इस चीज़ को। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 30वां, साइमन कमीशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? देखिए 1927 में इंग्लैंड में बैठी ब्रिटिश सरकार ने लॉर्ड साइमन की अगुवाई में एक आयोग भारत भेजा। इस आयोग को भारत के राजनीतिक भविष्य का फैसला करना था। ये बात सही थी। साइमन कमीशन भारत में 1927 में आया, जो कि भारत के भविष्य का फैसला करने के लिए आया था। परंतु देखिए विवाद की वजह कहाँ पैदा हुई? देखिए आगे, इस आयोग में किसी भारतीय प्रतिनिधि यानी कि भारत के भविष्य का निर्धारण करने के लिए आया था और भारत का ही कोई व्यक्ति नहीं था। भारत का ही कोई व्यक्ति नहीं होगा तो असंतोष तो पैदा होगा ही होगा।
उसी प्रकार यहाँ भी साइमन कमीशन में भारी असंतोष पैदा हुआ और उसका विरोध भी हुआ था। ओके दोस्तों, देखिए जब कमीशन के सदस्य भारत पहुंचे तो प्रदर्शनों के साथ उनका स्वागत किया गया और प्रदर्शनकारियों का नारा था साइमन वापस जाओ। क्या नारा दिया गया? साइमन वापस जाओ। देखिए ऑप्शन 4, कुछ राजनीतिक संगठनों ने आयोग का समर्थन किया। जब यहाँ पर एक गलत बिंदु पूछ रहा है, गलत बिंदु कौन सा है? तो गलत बिंदु आपका यही है, क्योंकि दोस्तों उस समय हमारा पूरा देश जागरूक हो चुका था और सभी राजनीतिक संगठनों ने आयोग का बहिष्कार करने का फैसला लिया था, किसी ने भी उसका समर्थन नहीं किया था। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 31वां, लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज करने वाले सैंडर्स नामक पुलिस अफसर की हत्या में शामिल नहीं था भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, राजगुरु और वी के दत्त। देखिए दोस्तों, भगत सिंह जी, चंद्रशेखर आज़ाद और राजगुरु ये तीनों इसकी हत्या में शामिल थे, जबकि वी के दत्त जी इसकी हत्या में शामिल नहीं थे। ओके दोस्तों, एक चीज़ और बता देते हैं, तारीख कौन सी थी? 17 दिसंबर 1928। कौन सी तारीख थी? 17 दिसंबर। लिख लेना अगर लिखना चाहें तो आप। 17 दिसंबर 1928 का दिन था। कौन सा दिन था? 1928। 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और राजगुरु ने लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज करने वाले सैंडर्स नामक पुलिस अफसर की हत्या की थी। इस लाठीचार्ज के बाद लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 32वां, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन या NHRA की स्थापना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन पूछ रहा है। देखिए, औपनिवेशिक शासन और अमीर शोषण वर्गों से लड़ने के लिए मजदूरों और किसानों की क्रांति चाहने वालों में भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुखदेव आदि थे। ये बात बिल्कुल आपकी सही है। उन्होंने 1929 में दिल्ली स्थित फिरोजशाह कोटला में NHRA की स्थापना की थी। बात बिल्कुल सही है दोस्तों, मगर जो समय जो था वो 1928 का था। कौन सा समय था? 1928 का। इस कारण आपका सेकंड ऑप्शन गलत हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 33वां, केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकने वाले क्रांतिकारी थे भगत सिंह एवं बी के दत्त, चंद्रशेखर आज़ाद एवं बी के दत्त, राजगुरु या बी के दत्त। तो दोस्तों विधानसभा में बम फेंकने वाले क्रांतिकारी आपके भगत सिंह जी एवं बी के दत्त थे। थोड़ी इंपॉर्टेंट जानकारी और देख लीजिए दोस्तों, अपने साथी राष्ट्रवादी बी के दत्त के साथ भगत सिंह जी ने, तारीख आपकी थी दोस्तों 8 अप्रैल 1929। लिख लेना, 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधान परिषद में बम फेंका था। और देखिए क्रांतिकारियों ने अपने पर्चे में क्या कहा था? क्रांतिकारियों ने अपने पर्चे में कहा था कि उनका मकसद किसी की जान लेना नहीं है, बल्कि बहरों को सुनाना है तथा विदेशी अफसरों को उसके द्वारा किए जा रहे भयानक शोषण से अवगत कराना है। ये चीज़ विदेशी अफसरों को वो अवगत कराना चाहते थे इन चीज़ों से। ओके दोस्तों, और देखिए भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 23 मार्च 1931 को इसी घटना के कारण फांसी पर चढ़ा दिया गया। उस समय भगत सिंह की आयु मात्र 23 वर्ष की थी। कितनी वर्ष की आयु थी दोस्तों? मात्र 23 वर्ष की आयु थी जब बम फेंका था। वो दिन आपका 8 अप्रैल। लिखना चाहें तो जिन्होंने लिख लिया होगा वो लिख सकते हैं, और नहीं लिखा होगा वो यहाँ देख सकते हैं। 8 अप्रैल 1929 कौन सी थी? 1929 को बम फेंका था इन लोगों ने। और राजगुरु, भगत सिंह और सुखदेव जी को 1931 में फांसी दी गई थी। कब फांसी दी गई? 1931 में। ओके दोस्तों, महीना कौन सा था? तारीख थी 23, महीना था आपका मार्च का। दोनों तारीखें आप लोगों को बता दी हैं, लिख लेना आप, इम्पोर्टेंट तारीखें दोनों। देखिए अगला प्रश्न, दांडी मार्च के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? सन 1940 में गांधी जी ने ऐलान किया कि वे नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी यात्रा निकालेंगे, क्योंकि उस समय नमक के उत्पादन एवं बिक्री पर सरकार का एक अधिकार होता था। तो देखिए समय ही यहाँ पर गलत दिया गया, क्योंकि वो समय आपका 1940 नहीं था,
समय आपका था 1930 का। कौन सा समय था? 1930 का। तारीख और बता देते हैं। दांडी मार्च जो निकाला गया था आपका, वो 12 मार्च को निकाला गया था। कब निकाला गया था दोस्तों? 12 मार्च को। 12 मार्च 1930 को निकाला गया था। कब? 1930 को आपका दांडी मार्च निकाला गया था। आगे जानकारी ले लीजिए। गांधी जी एवं अन्य राष्ट्रवादियों का कहना था कि नमक पर टैक्स वसूलना पाप है, जो कि हकीकत भी है दोस्तों, क्योंकि नमक हमारे भोजन का एक बुनियादी हिस्सा है। गांधी जी और उनके अनुयायी साबरमती से 240 किलोमीटर दूर स्थित दांडी तक पैदल चलकर गए और वहाँ बिखरा हुआ नमक इकट्ठा करके गांधी जी ने इस कानून का उल्लंघन किया, क्योंकि नमक को एकत्रित करना उस टाइम पर जुर्म था। दांडी यात्रा आपकी 12 मार्च 1930 से लेकर के 6 अप्रैल 1930 तक चली थी। कब तक चली थी? 6 अप्रैल 1930। अच्छे से लिख लीजिए। 6 अप्रैल 1930 तक आपकी यात्रा पूर्ण हुई थी, 6 अप्रैल 1930 में। ओके दोस्तों, अब देखते हैं आगे। प्रश्न नंबर 35वां। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजनी नायडू, अम्बाबाई, इंदिरा गांधी, निम्न में से कोई नहीं। तो दोस्तों, जो अध्यक्ष थी वो आपकी सरोजनी नायडू जी थी। और सरोजनी नायडू से संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट फोटो के साथ नेक्स्ट पेज पर बताएंगे, परंतु उससे पहले अम्बाबाई भी एक महत्वपूर्ण किरदार थी, उनके विषय में थोड़ी सी चीज़ें जान लीजिए। अम्बाबाई जो थी, ये कर्नाटक की थी। इनका विवाह 12 साल की उम्र में कर दिया गया था। 16 की उम्र में ये विधवा हो गई थी। उन्होंने उडुपी में विदेशी कपड़ों और शराब की दुकानों की घेराबंदी की थी, जिसके कारण उन्हें गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया था। ओके दोस्तों, आगे देखिए प्रश्न नंबर 36वां। ब्रिटिश काल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ब्रिटिश काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1935 के गवर्नमेंट इंडिया एक्ट, कौन सा? गवर्नमेंट इंडिया एक्ट में प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान किया गया था। 1937 के चुनाव में संयुक्त प्रांत में कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाने के मुस्लिम लीग के प्रस्ताव को कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया। दोस्तों, मुस्लिम लीग के साथ सरकार बनाने के फैसले को कांग्रेस ने स्वीकार नहीं किया था। आपका सेकंड पॉइंट गलत है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? केवल पहला कथन सत्य है, दूसरा गलत है, क्योंकि हमारी कांग्रेस जो थी वो मुस्लिम लीग के साथ सरकार बनाना नहीं चाहती थी। देखिए दोस्तों, पहले पॉइंट का फोटो ये देखिए, ये आपकी सरोजनी नायडू जी हैं जो गांधी जी के साथ। देखिए, 1920 के दशक की शुरुआत से ही राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय सरोजनी नायडू दांडी यात्रा के मुख्य नेताओं में से एक थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर पहुंचने वाली ये पहली भारतीय महिला थी। इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ से निकल के तैयार हो जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो वो थी आपकी सरोजनी नायडू। समय कौन सा था? 1925। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 37वां। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो देखिए दोस्तों, अगस्त 1940, सितंबर 1942, अगस्त 1942, दिसंबर 1942, 1950। तो भारत छोड़ो आंदोलन आपका अगस्त 1942 में प्रारंभ हुआ था। महत्वपूर्ण बिंदु नेक्स्ट पेज पर बताएंगे इस प्रश्न से संबंधित। देखिए प्रश्न नंबर 38वां। इंडियन नेशनल आर्मी INA की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? या इसे कह सकते हैं आप सुभाष चंद्र बोस द्वारा एक फोर्स का गठन किया गया था, जिसका नाम था NIA या आज़ाद हिंद फोर्स। क्या कह सकते हैं? आज़ाद हिंद फोर्स। इसकी स्थापना आपके सुभाष चंद्र बोस द्वारा की गई थी। ये बात हिंदुस्तान में जहाँ तक है सभी जानते हैं, नहीं जानते हैं तो अब जान लीजिए। आज़ाद हिंद फोर्स और NINA। ओके दोस्तों, किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस जी ने। प्रश्न नंबर 39। मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस का आह्वान कब किया गया? 15 जनवरी 1946, 16 जनवरी 1946, 10 जनवरी 1946, 12 जनवरी 1946। तो बता देते हैं दोस्तों, 16 जनवरी 1946 को मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस का आह्वान किया गया था।
इस आह्वान करने के साथ ही दोस्तों क्या हुआ कि वहाँ पर कलकत्ता में दंगे भड़क उठे थे जब इन्होंने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस का आह्वान किया था। देखिए देखिए महात्मा गांधी ने दूसरे विश्व युद्ध के बाद अंग्रेजों के विरुद्ध भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया। क्यों प्रारंभ किया था पता चल गया होगा आपको। इसमें अंग्रेजों को चेतावनी दी गई थी कि वो फौरन भारत छोड़ दें एवं भारतीयों से आह्वान किया गया कि वे करो या मरो के सिद्धांत पर चलते हुए अंग्रेजों के विरुद्ध अहिंसक ढंग से संघर्ष करें। देखिए दोस्तों, दूसरे विश्व युद्ध से पहले हिटलर की योजनाओं से नाराज होकर के भारतीय कांग्रेस के नेताओं ने कहा था कि हम ब्रिटिश सरकार की मदद करेंगे, मगर बदले में ब्रिटिश सरकार को दूसरे विश्व युद्ध के बाद भारत को आज़ाद करना होगा। और ऐसा ब्रिटिश सरकार ने इनका प्रस्ताव पास नहीं किया, न माना। तो उसी के परिणाम स्वरूप महात्मा गांधी जी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था और चेतावनी दी गई थी अंग्रेजों को कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, फौरन भारत छोड़ दो और करो या मरो के सिद्धांत पर चलते हुए अंग्रेजों के विरुद्ध अहिंसक ढंग से संघर्ष करने का आह्वान किया था। अब देखिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न, कैबिनेट मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए लीग द्वारा पाकिस्तान की मांग के संदर्भ में मार्च 1946 में ब्रिटिश सरकार ने इस मांग का अध्ययन करने और स्वतंत्र भारत के लिए एक सही राजनीतिक बंदोबस्त हो जाने के लिए 3 सदस्यीय परिसंघ भारत भेजा। उस परिसंघ का क्या नाम था दोस्तों? कैबिनेट मिशन था। और इस संघ ने सुझाव दिया कि भारत का विभाजन नहीं होना चाहिए और मुस्लिम बहुल क्षेत्रों को कुछ स्वायत्तता देते हुए एक ढीले ढाले संघ महासंघ के रूप में संगठित किया जाए, यानी कि भारत को संगठित किया जाए। एक अच्छा प्रस्ताव था जिससे भारत का विभाजन नहीं होता, परंतु हमारी उस समय की कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ही इस प्रस्ताव के कुछ प्रावधानों पर सहमत नहीं हुए। तो दोस्तों देश का विभाजन अवश्यंभावी हो गया था। मुस्लिम लोगों को लगता था कि अल्पसंख्यक होते हुए वो केंद्र सत्ता में नहीं रहेंगे। दूसरी बात, मुस्लिम बहुल क्षेत्रों के लिए कुछ स्वतंत्रता देने के लिए हमारी कांग्रेस पार्टी उस समय तैयार नहीं थी। इसका परिणाम ये हुआ कि आपका 16 अगस्त 1946 को देखिए कैबिनेट मिशन जो 16 अगस्त 1946 को विफल हो गया था। कैबिनेट मिशन की विफलता के बाद मुस्लिम लीग और कांग्रेस मुस्लिम लीग जो थी वो पाकिस्तान की अपनी मांग मनवाने के लिए जन आंदोलन प्रारंभ कर दिया था। मुस्लिम लीग ने, दोबारा सुन लीजिए, कैबिनेट मिशन की विफलता के बाद मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग बनवाने के लिए एक जन आंदोलन प्रारंभ कर दिया था। इसी क्रम में उन्होंने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस का आह्वान किया था जो 16 अगस्त 1946 को किया गया था और कलकत्ता में उससे दंगे भड़क उठे थे और बहुत सारे लोग मारे गए थे। ओके दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताएं। आज के सारे क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं। कल मिलेंगे आपसे इस चैप्टर के अंतिम वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। ओके।